हेलो एवरीवन, एडुबेस फाउंडेशन का ये एजुकेशनल चैनल और आज हिंदी साहित्य में हम लेकर आए हैं समीक्षा के सिद्धांत। समीक्षा के सिद्धांतों में समय समय पर विकास होता रहा है और विकास हो सकता है। विकास की व्याख्या में कुछ भेद हो सकता है और व्याख्या के रूपों को ग्रहण करने में प्रवृत्ति और रुचि भेद भी होता है। पर जो समीक्षा है उसके सिद्धांतों के मौलिक तत्वों में कोई अंतर नहीं होता, चाहे कभी या कितने भी समय अंतराल के बाद समीक्षा की जाए। तो आज हम बात करते हैं समीक्षा के सिद्धांत। मौलिक तत्व क्या हैं? जैसे अक्षर, शब्द, वृत्ति, वाक्य, अर्थ, भाव, ज्ञान, शैली आदि तत्व साहित्य के सभी रूपों में मिलते हैं, चाहे वे साहित्य मौखिक या लिखित क्यों न हो। साहित्य समीक्षा के सिद्धांत भी निश्चित नहीं रहे हैं। इसमें समालोचक की निरंकुश लेखनी से अनेकों अनेक शास्त्रीय समीक्षा भी हुई है और अलग अलग कहना चाहिए अलग अलग तरीके से घटनाएं घटित होती रही हैं। शास्त्रीय समीक्षा भारतीय साहित्य के इतिहास पर यदि हम दृष्टि डालने पर हमें यह विदित होगा कि उसके मध्यकाल में जब साहित्य कर्म अत्यंत प्रौढ़ हो गया था, बूढ़ा हो गया था, तब समीक्षा शास्त्र ने अपना एक प्रमुख स्थान बना लिया था और वह शास्त्र साहित्य शास्त्र ही कहलाता था। यह समालोचना प्रणाली शास्त्रीय थी और जहां तक जाती थी नजर वह वैज्ञानिक थी, पर ऋषियों में अंधश्रद्धा के परिणाम स्वरूप इसमें वैज्ञानिक विकास होने वाली ज्ञान वृद्धि के लिए कोई स्थान ही नहीं रहा। युग पलट गया, बीच के काल में समालोचना का बिल्कुल अभाव हो गया। प्राचीन साहित्य शास्त्र निष्प्राण हो गया। नई बातें, नए विषय, नए उद्देश्य और नए ध्येय सामने आए। साहित्य के मूल में परिवर्तन हो गया। समीक्षा को भी नए रूप रंग ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ी और आज हम नई प्रणाली के समीक्षा शास्त्र की आवश्यकता अनुभव करने लगे। तो विचारना यह है कि समीक्षा शास्त्र के मूल सिद्धांत क्या हो। तो सिद्धांत क्या होने चाहिए, अर्थात साहित्य समीक्षा शास्त्र के सिद्धांतों का निर्णय कैसे किया जाए, यह एक प्रश्न है। साहित्य में समीक्षा किसकी हो? शास्त्र को, जैसे विज्ञान को किसी वाद, स्कूल अथवा उद्देश्य से नहीं बांधा जकड़ा जा सकता है। विज्ञान विज्ञान है, वह शुद्ध विज्ञान तभी है जब केवल ज्ञान वृद्धि के उद्देश्य को पूर्ण करता हो। वैसे ही प्रत्येक शास्त्र भी विज्ञान की कोटि का ही है। विज्ञान के दृष्टिकोण से यदि देखें तो विज्ञान की तरह ही शास्त्र भी ठीक उसी प्रकार किसी उद्देश्य की प्राप्ति और तथागत दृष्टि में रखकर ही बनेगा। उसमें उसकी शास्त्रता मात्र का ध्यान न रखा जाएगा तो शास्त्र विक्षुब्ध हो जाएगा और वह उन अभिप्रायों को ईमानदारी से कभी पूरा नहीं कर सकेगा। तो सिद्धांत जो महत्वपूर्ण तत्वों के ऊपर आधारित हैं उसको हम देखते हैं। जैसे नंबर 1 है स्व अध्ययनाय। सुबह अध्ययनाय यानी मैं स्वयं, ए थिंग, एक वस्तु, मैं स्वयं वस्तु को समझना चाहता हूं। खुद समझने के लिए किए गए प्रयत्न को ही समीक्षा कह सकते हैं, परंतु इतना सरल भी नहीं है, क्योंकि समीक्षाकार का वह स्व पाठक के लिए है, उसके खुद के लिए नहीं है। क्योंकि वो जब लिख रहा है समीक्षा तो वह खाली अपने लिए नहीं लिख रहा, जो उसके पाठक हैं
जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए। तो वह ये जो स्व शब्द है जो यूज हुआ है ये पाठक के लिए, अर्थात स्वयं समझना लेखक के द्वारा खुद और पाठ को समझाना है, पाठकों को समझाना है। ठीक है। want, WANT या NEED, नीड। तो यहां पर दो चीजें निकल के आती हैं। स्व अध्ययन आए, मैं स्वयं वस्तु को समझना चाहता हूं, चाहना, आवश्यकता, राइट। नंबर 2 क्या सिद्धांत है? भाव सिद्धांत, यानी भावनात्मक। साहित्य की आवश्यकता, वह भी लिखित साहित्य की आवश्यकता, ठीक ठीक शारीरिक आवश्यकता की आवश्यकता नहीं है। फिजिकल नीड्स, भूख प्यास काम, शरीर को सुख देने वालों में चाह, यह सुख देने वाली चाह। संसार का कोई भी मनुष्य बिना भोजन और पानी के नहीं रह सकता और ना रहा है, परंतु साहित्य की आवश्यकता कितनों को है और वस्तुतः साहित्य कोई आवश्यकता है या नहीं है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार वह मात्र लग्जरी है, कंफर्ट भी नहीं है। तो बात आती है कि भावनात्मक यानी भाव, जिनके पास अतिरिक्त शक्ति अर्थात जिनके पास दैनिक शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद यदि वह शक्ति बची रहती है, अतिरिक्त शक्ति, उसी में साहित्य का बीज और उपयोग और उपभोग है। यह सांस्कृतिक आवश्यकता भले ही हो, वह शारीरिक आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए व्यक्ति को सारे काम छोड़ के लगना पड़ता है। परापुरुष सुपरमैन का भाव इसी रचना मेधा का परिणाम है। समाजवाद आज वास्तविक नहीं है, आदर्श है। कोई भी भाव और भाव सिद्धांत जब तक संप्राप्ति की हद तक नहीं पहुंचता, आदर्श ही रहता है। अब सिद्धांत है नंबर 3 समीक्षा का, साहित्य की वस्तु अनुभूति का सिद्धांत। साहित्य की वस्तु क्या है, इस विषय को जानते हैं। मात्र विषय वस्तु दृष्टि से ज्ञान विज्ञान की वस्तु हो सकता है। साहित्य में विषय मात्र का प्रतिपादन नहीं आ सकता। भूगोल, इतिहास, गणित ये विषय मात्र साहित्य की सीमा में नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें देखिए, आप एक बात देखिए, इसमें भाव नहीं है। मैथ में अनुभवी जो कहते हैं ना, इतिहास में, भूगोल में एक भूगोलों की रचना है, इतिहास में जो हो चुका है, ठीक है, तो मात्र साहित्य की सीमा में नहीं आएंगे। मानव की इन विषयों में प्रधानता होगी तो तभी ये साहित्य कहलाएंगे। भूगोल के संबंध में तथा इतिहास के संबंध में यह भी कहा जा सकता है कि अधिकाधिक मानव के दृष्टिकोण से इन विषयों का अध्ययन होना चाहिए। तो ये बात थी समझने की सिद्धांत की। समीक्षा के सिद्धांत मनुष्य की जो एक बेसिक नीड्स है उसको पूर्ति करने के बाद वस्तुतः साहित्य अध्ययन नहीं और अतिरिक्त शेष सभी अध्ययन है। साहित्य में मानव के जीवन की अनुभूतियां होती हैं। समीक्षा में साहित्यकार इसी वस्तु अनुभूति की विवेचना होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुभूति विषय की नहीं वरन विषय के द्वारा होती है। अनुभूति विषय की नहीं बल्कि विषय के द्वारा होती है। साहित्यकार अनुभूति के सिद्धांत को 3 वर्गों में बांटता है। कौन कौन से? ध्यान से यहां पर देखिए। अनुभूति के सिद्धांत को किन वर्गों में बांट रहा है साहित्यकार? नंबर 1 सत्य, नंबर 2 शिव, नंबर 3 सुंदर। सत्य, शिव, सुंदर, ये अनुभूति के अंतःकरण का जो अनुभव होता है। सिद्धांत नंबर 4 विविध संप्रदाय।
अलग अलग विचारधारा का सिद्धांत हिंदी समीक्षा की एक बलवती धारा मार्क्सवादी भी है। मार्क्सवादी भी एक धारा है। एक हद तक हिंदी के अनेक लेखक इस विचारधारा से प्रभावित भी हुए हैं। मार्क्सवादियों ने आलोचना शास्त्र और आधुनिक साहित्य पर ही अधिकतर लिखा है। इस दृष्टिकोण से पुराने साहित्य की विवेचना अभी बहुत कम हुई है। सत्य शिव सुंदर क्षेत्र में बंधी हुई आलोचना की एक धारा तो साहित्य कलावादी नाम से बड़े प्रबल वेग से आज तक चली आ रही है। इस प्रबल धारा की कितनी ही लघु शाखाएं हमें छोटी छोटी शाखाएं हमें देखने को मिलती हैं। हिंदी के समीक्षा शास्त्र की यह संक्षिप्त रूपरेखा है। इसमें चेष्टा यह की गई है कि भारतीय परंपरा के साहित्य शास्त्र के स्वरूप का भी परिचय मिले और नई समीक्षा सिद्धांतों पर भी प्रकाश डाला जाए। हिंदी समीक्षा शास्त्र प्राच्य और पाश्चात्य प्रणालियों से ही नहीं, वहां की साहित्यिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रणालियों से भी प्रभावित हुआ। हम इसके द्वारा अपनी कला की परख को, नई जो कसौटियां हैं उनको भी प्रस्तुत कर सकते हैं। उसमें मौलिकता का भी अभाव नहीं है। समीक्षा के समस्त क्षेत्र में यह अब गहराई से विचार करना पड़ेगा या विचार किया जा रहा है और विचार चल भी रहा है कि आधुनिक काल में हिंदी साहित्य में कई नए तरीकों के या नए रूपों का भी उद्भावना पैदा हुई है। इनका उल्लेख यथास्थान किया गया है। इन रूपों के संबंध में तो प्रतिपादित जो सिद्धांत है नवीन दृष्टि से ही प्रस्तुत किए गए हैं। परंपरा प्राप्त साहित्य रूपों के सिद्धांतों की चर्चा में भी पुराने और नए यानी प्राचीन और नवीन दोनों रूपों का समावेश है। अब हम ब्रीफ में एक बात करते हैं कि मार्क्सवाद की मान्यताओं में प्रमुखता क्या थी समीक्षा के लिए जो केंद्रित विषय रहते हैं। जैसे नंबर 1, धर्म, ईश्वर एवं परलोक का विरोध। इन्होंने हमेशा, मार्क्सवादियों ने धर्म और ईश्वर का और परलोक का विरोध किया। नंबर 2, पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा का प्रचार। इन मार्क्सवादियों ने पूंजीपति वर्ग की हमेशा निरादर किया है और उनसे घृणा का प्रचार किया। नंबर 3, शोषित वर्ग की दीनता एवं निर्धनता का चित्रण करते हुए उनके प्रति सहानुभूति दिखाई, क्योंकि ये ना फैलना चाहते थे। मार्क्सवाद कम्युनिटी जो थी ये फैलाना चाहती थी और एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाना चाहती थी। इसलिए इन्होंने किन लोगों को चुना? जो गरीब थे, निर्धन थे, और इसलिए पूंजीपतियों का ये क्या करते थे? विरोध करते थे। और जो धर्म, ईश्वर और परलोक पर विश्वास करते थे उनका भी ये विरोध करते थे, क्योंकि धर्म से जो व्यक्ति जुड़ गया उसको आसान नहीं है उसके पथ से डिगाना। नंबर 4, नारी का यथार्थ चित्रण। सैद्धांतिक आलोचना के जिनके 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप, समीक्षात्मक सिद्धांत एवं आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य भी किया है।